वो बच्चों में आज बढ़ रहा रिलेशनशिप इश्यूज, इससे हम लोग अछूते नहीं है। चाहे वो एक गांव का बच्चा हो, डे स्कॉलर हो, चाहे हॉस्टलर हो, वो सब के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि क्योंकि वो प्यूबर्टी इस टाइम पे फेस करता है, तो ये बट नेचुरल है कि हम लोग उसकी लस्ट को, जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन से कंट्रोल होता है, उसकी अट्रैक्शन को, जो डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, इनिबिन और एंडोर्फिन से कंट्रोल होता है, क्या उस बिहेवियर को, अट्रैक्शन और लस्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमारी ट्रेनिंग्स हुई है? हम उसे समझ पा रहे हैं ठीक से? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन बच्चों को समझाएं, बशर्ते कि उन्हें डांटने के और कंट्रोल करने के, जिससे उनके अंदर वो बिहेवियर डेवलप हो जाता है कि वो और क्यूरियस हो जाते हैं लड़के लड़की को समझने के लिए, लड़की लड़के को समझने के लिए। जिसी कारण आप देखते हैं कि जैसे ही हम उनकी फीलिंग्स को विदाउट सेक्स एजुकेशन के डेवलप होने लगते हैं, सिर्फ एजुकेशन देते हैं, सेक्स एजुकेशन नहीं, वो जैसे ही उनको मौका मिलता है, उनके अंदर का दरिंदा या उनके अंदर का जानवर, उन हार्मोन्स का ऐसा बहाव, उस फीलिंग्स का ऐसे आउटबर्स्ट होता है कि आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं और लड़कियां ज्यादा रिलेशनशिप्स डेवलप कर रही हैं। क्यों? क्योंकि दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट ईच अदर। वो उनको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है उन इमोशंस को। अगर उन्होंने सही समय पर हम ये बताएं कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज गोइंग टू हैपन, ये आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, इस तरह से आपने बिहेव करना है, इस तरह से इस चीज को हैंडल करना है, तो उसमें आप रिलेशनशिप इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी अपनी जगह चेंज करते हैं, अगर हम ट्रांसफर होकर भी किसी नई जगह पर जाते हैं, घर से हॉस्टल आना तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारा कोई नया दोस्त भी बनता है, अगर हम मायका छोड़कर ससुराल में भी आते हैं, तो भी हमें एक डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। और वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों में, जिनको हम होम सिकनेस समझ लेते हैं। कई बार हम मिसडायग्नोस्ड कर लेते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को होम सिकनेस से, और उसे होम सिकनेस समझ के उस बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, जिससे आगे चलकर वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है और सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल टेंडेंसी में बदल जाता है। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा इशू रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों को फेस करना पड़ता है कि टीचर्स उन पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर केयर गिवर्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जिनके संपर्क में रहता है, जिनके साथ कमरे में रहता है, सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, दिन गुजारता है, उन सब की बातों को पीयर प्रेशर के तौर पर लेता है। और जो वो एक दूसरे को देखकर करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप बनाने हो, चाहे वो पढ़ाई में मन ना लगना हो या ड्रग एडिक्शन में जाना, सेकंड नंबर का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उनके अंदर ये आता है। थर्ड नंबर का आता है कंपैरिजन, क्योंकि उनको कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। कई बार वो गलत को सही मानकर उससे कंपैरिजन करने लगता है, कई बार सही को ही ज्यादा सही मानकर उससे कंपैरिजन करने लगता है। थर्ड नंबर की प्रॉब्लम ये आती है। फोर्थ नंबर की, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 6th क्लास में यहाँ पर बच्चा आता है और 12th तक जाता है, उस बीच वो प्यूबर्टी को रीच करता है। गर्ल्स के अंदर 11 और 12 ईयर की एज में ही आज एस्ट्रोजन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जिससे उनको प्यूबर्टी आ जाती है। और आजकल कई केसेस में तो हमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी देखने को मिल रही है, जिसमें 8 साल से कम लड़की जो है उसको प्यूबर्टी आ रही है, या 12 साल से कम लड़कों को टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, मोबाइल फोन यूजेज से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, जिससे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस बच्चे के अंदर एज से पहले ऐसे इमोशनल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस आ गए हैं जिससे उसके बिहेवियर में भी तब्दीली आ रही है, ताकि हम सही समय पर उसके बिहेवियर को मॉड्यूलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। अगला जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है, बच्चों में आज बढ़ रहा रिलेशनशिप इश्यूज, इससे हम लोग अछूते नहीं है। चाहे वो एक गांव का बच्चा हो, डे स्कॉलर हो, चाहे हॉस्टलर हो, वो सब के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि क्योंकि वो प्यूबर्टी इस टाइम पे फेस करता है, तो ये बट नेचुरल है कि हम लोग उसकी लस्ट को, जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन से कंट्रोल होता है, उसकी अट्रैक्शन को, जो डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, इनिबिन और एंडोर्फिन से कंट्रोल होता है, क्या उस बिहेवियर को, अट्रैक्शन और लस्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमारी ट्रेनिंग्स हुई है? हम उसे समझ पा रहे हैं ठीक से? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन बच्चों को समझाएं, बशर्ते कि उन्हें डांटने के और कंट्रोल करने के, जिससे उनके अंदर वो बिहेवियर डेवलप हो जाता है कि वो और क्यूरियस हो जाते हैं लड़के लड़की को समझने के लिए, लड़की लड़के को समझने के लिए। जिसी कारण आप देखते हैं कि जैसे ही हम उनकी फीलिंग्स को विदाउट सेक्स एजुकेशन के डेवलप होने लगते हैं, सिर्फ एजुकेशन देते हैं, सेक्स एजुकेशन नहीं, वो जैसे ही उनको मौका मिलता है, उनके अंदर का दरिंदा या उनके अंदर का जानवर, उन हार्मोन्स का ऐसा बहाव, उस फीलिंग्स का ऐसे आउटबर्स्ट होता है कि आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं और लड़कियां ज्यादा रिलेशनशिप्स डेवलप कर रही हैं। क्यों? क्योंकि
दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट ईच अदर, वो उनको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है उन इमोशंस को। अगर उन्होंने सही समय पर हम ये बताएं कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज गोइंग टू हैपन, ये आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, इस तरह से आपने बिहेव करना है, इस तरह से इस चीज को हैंडल करना है, तो उसमें आप रिलेशनशिप इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, यूएसए की भी यही है, ऑस्ट्रेलिया की भी यही है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। अगला जो उनके अंदर प्रॉब्लम आती है, क्या आप जानते हैं कि आज ऑटिज्म कितने % बच्चों में है? आज भारत का हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है। अगर आपके स्कूल के अंदर 412 बच्चे हैं तो ये बट नेचुरल है कि उसमें से 4 बच्चे ऑटिस्टिक हैं। लेकिन क्या हमने उन 4 बच्चों को चिन्हित किया? ये हमारी जिम्मेवारी है। हर बच्चे के उन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को पहचाने। देखिए जरा आपने गूगल को स्क्रॉल करके कि क्या ऐसे डेवलपमेंटल और मेंटल डिलेज हैं एक बच्चे में। होने नहीं चाहिए थे, लेकिन वो डिलेज उस बच्चे के अंदर हैं, जिससे आप उसको सही समय पर रिकॉग्नाइज कर सके कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है और उसे सही समय पर एक स्पेशल लर्निंग दे सके, स्पेशल केयर दे सके, स्पेशल नीड्स उसके फुलफिल कर सके। क्या हमने एक टीचर के रूप में ऐसा किया? नहीं किया। तो ऑलवेज आइडेंटिफाई एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। उसके बाद आती है हाइजीन। हम लोग एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, हम लोग उसके बिहेवियर पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमने उसकी हाइजीन पर ध्यान दिया? क्या आपको मालूम है कि हाइजीन का हमारी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है? हम दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ रखते हैं नहीं, अपने नाखूनों को साफ रखते हैं नहीं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं या नहीं, इस बात का भी हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर बच्चे को हाइजीन के बारे में भी बताएं कि मेंटेन योर हाइजीन, और सिर्फ बताएं ही नहीं, इंश्योर भी करें कि वो हाइजीन के प्रोटोकॉल को फॉलो भी कर रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे ड्रग एडिक्ट पेशेंट्स आते हैं, जितने भी हमारे मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आते हैं, उनके क्लोथ से, उनके अपीयरेंस से हम ये बता देते हैं कि वो किस कंडीशन में है। देयरफॉर हाइजीन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। जो अगली प्रॉब्लम आ रही है एडिक्शन। हमारी हर वो आदत जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे, वो सब आदत एक ही एडिक्शन मैकेनिज्म पर काम करते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर कोई भी बच्चा आज नाखून चबाने की हैबिट में है, यू कैन आइडेंटिफाई कि वो स्ट्रेस में है। एक बच्चे की, एक पर्सन की अपीयरेंस, उसकी हैबिट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है या नहीं। तो वो एडिक्शन आगे चलकर उसकी लाइफ लॉन्ग उसकी वही हैबिट बन जाएगी। तो वहां से उसकी हैबिट छुड़वाना शुरू कीजिए, चाहे वो नाखून चबाने की हो या फिर हाथ हिलाने की हो या पैर हिलाने की हो, उसको अलर्ट कीजिए कि दिस इज रॉन्ग। तो ये हैबिट तक भी हमें ध्यान में रखनी है अगर आपके सहारे किसी ने बच्चे को छोड़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, क्योंकि आज हमारे इंडिया में 15% लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, चाहे उसके अंदर एपिलेप्सी हो, आपने उसको साइकेट्रिक पेशेंट अगर आइडेंटिफाई हो गया है तो उसका प्रॉपर फॉलोअप लेना है कि क्या वो दवाई टाइम पर ले रहा है, क्या उसे साइकेट्रिक हेल्प मिल रही है, काउंसलिंग सही टाइम पर मिल रही है, मेडिसिन सही टाइम पर मिल रही है, साइकेट्रिक चेकअप उसके कितनी बार हो रहे हैं, उसका फॉलोअप रिकॉर्ड क्या है, वो सब मेंटेन कीजिए कि आगे चलकर ऐसे लोग सुसाइड कर सकते हैं, बच्चे ऐसे जिनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और सही टाइम पर उन्हें अटेंशन नहीं मिली। इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन भी आप बच्चों के लिए कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को समझाने की जरूरत है तो उसे आप अकेले में समझाइए। किसी भी बच्ची को आपने डायरेक्ट तौर पर पिन पॉइंट करके ऐसे कमेंट्स नहीं करने हैं। Who are you to judge about a person's, a child's character? आप उसे सही तरीके से एजुकेट कीजिए, उसके ऊपर कमेंट करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। डोंट बी जजमेंटल अबाउट ए पर्सन। आपका एक कमेंट आपके बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या इफेक्ट डाल सकता है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। अगर आज मैं आप में से टीचर को किसी को कोई बात बोल दूं तो आपको 3 दिन तक वो दिमाग में बात घूमती रहेगी और मैं आपको जहर जैसा लगने लगूंगा, मुझसे आप जलने लगेंगे, मुझसे आप बदला लेने की कोशिश करेंगे। जब आप इतने मैच्योर होने के बाद 35 साल के बाद अपने उस मेंटल बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट करते हैं एक बच्चा आपकी बात को किस तरह से लेता है। आपको मैं यहाँ का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कल मुझे आपके काउंसलर साहब ने एक बात बोली, बार बार वो मुझे पिंच होगी, वो मेरे को रात को घूमने लगी दिमाग में। इन्होंने एक बात कही, नॉर्मल बात थी बड़ी, कहा बच्चों के सामने कोई भी क्वेश्चन पूछता है आज पूछ लो, सर का आज लास्ट सेशन है, इसके बाद कभी नहीं मौका मिलेगा, सर कभी नहीं मिलेंगे, सर कभी नहीं दिखेंगे। रात को मुझे इस बात की टेंशन होगी, यार ये मेरा लास्ट सेशन है, लगता है आज के बाद मेरा कोई सेशन ही नहीं होगा। भाई अगर ये लास्ट होगा तो हमारा माइंड, किसी का भी माइंड किस डायरेक्शन में चला जाए आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। आप अपनी लाइफ में कितना परफेक्ट हो जो आप किसी लड़की और किसी 10 साल के बच्चे के आप ऊपर रॉब चलाकर उसके ऊपर कमेंट करके अपने आप को एक्सपर्ट शो करते। नेक्स्ट जो बात आती है, किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंशियल रखिए। किसी भी अगर बच्चा आपको कोई बात बताता है तो उससे दूसरे बच्चे को मत शेयर कीजिए, सबके सामने उसके बारे में बात मत करना शुरू कीजिए कि तेरे को तो ये बात है, तेरे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे वो और बच्चे भी उसको देखकर कि टीचर ने इसको ये कह दिया उसका मजाक उड़ाएंगे और वो बच्चा भी अपने दिल पर ले जाएगा कि टीचर ने मुझे सबके सामने पिन पॉइंट
कर दिया। सेंसिटिव केसेस को आप प्रॉपर गाइडेंस से हैंडल कीजिए। पहचानिए कि क्या बच्चे की स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग है, क्या बच्चा ऐसी कोई बात बोल रहा है कि सर मेरा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, जी तो करता है स्कूल छोड़ के भाग जाऊं। तो वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। जी तो करता है खुद को खत्म कर लूं, जी तो करता है लाइफ में कुछ रखा ही नहीं, मर जाऊं, कुछ है क्या, कुछ बनूंगा क्या, क्या होगा लाइफ में इतना पढ़ने के बाद। दीज आर सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स। ट्राई कि उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए कि क्यों बच्चा ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसा मत सोचिए नहीं बनेगा तो क्या होगा इंजीनियर डॉक्टर, चाहे वो इंजीनियर डॉक्टर बने ना बने, उसको जिंदा रखना हमारा सबसे पहला फर्ज है। तो उसको सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर को पहचानिए। अगर कोई बच्चा सोशली विड्रॉ हो रहा है, गुमसुम बैठा है, बात नहीं कर रहा है, इसे आपसे नहीं बात कर रहा, तो ये मत सोचिए कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और अपना मन लगा के पढ़ रहा है, मुझे क्या जरूरत है इसको छेड़ने की। पता कीजिए क्यों गुमसुम है, क्यों उदास हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो। अगर किसी बच्चे के बिहेवियर में अचानक से चेंज आने लगा है, पहले बहुत हंसता खेलता था, अचानक से अब गुमसुम उदास रहने लगा है, ऐसे बिहेवियर्स को आप नोट डाउन कीजिए। अगर किसी बच्चे का एकदम से एकेडमिक्स ड्रॉप हो गया है, पहले बड़ा इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट नहीं भी था, एवरेज था, पुअर हो गया, पुअर था, बिल्कुल भी पढ़ता लिखता ही नहीं है, तो पता कीजिए कि उसकी इस एकेडमिक परफॉर्मेंस में ये ड्रॉप क्यों आया है। किसी भी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को या मेंटल हेल्थ को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसके स्लीप पैटर्न के अंदर चेंज हो जाता है, क्योंकि इनसोम्निया या हमारी नींद सबसे पहले अफेक्ट होती है किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से, बिकॉज इट इज ऑल हार्मोनल। तो अगर किसी बच्चे के स्लीप पैटर्न में चेंज हो रहा है, बच्चा कह रहा है कि मैम मुझे ना आजकल नींद नहीं आ रही है, या मैम आजकल मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूं, तो ये मत कहो तुम आलसी हो गए हो, कोई बात नहीं बेटा जल्दी उठा करो। ट्राई टू फाइंड आउट कि हाँ व्हाट आर दी कॉजेज, कि उसका स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर किसी बच्चे का भूख का पैटर्न चेंज हो रहा है, एपेटाइट का पैटर्न चेंज हो रहा है, कोई कह रहा है मैम मैंने ना आज नाश्ता नहीं किया है सुबह, तो ये मत सोचो कि कोई बात नहीं बेटा दोपहर को खा लेना, आज खा के आना चाहिए, अच्छी बात है। उसका कोशिश करो कि उसकी एपेटाइट, उसकी जो लॉस हुई है एपेटाइट, क्या वो एक रूटीन बना हुआ है, वो डेली ब्रेकफास्ट मिस कर रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि देयर इज अ चेंज इन अ पैटर्न ऑफ एपेटाइट ऑफ अ चाइल्ड, जिससे आप उसकी मेंटल हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग, हम लोगों की एक आदत हो गई है कि अपनी जॉब ज्वाइन कर ली है, दिन निकालना है, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, केवल बड़ों की ही बात मत सुनो कि प्रिंसिपल ने क्या कहा, बच्चों की भी सुनो। एक्टिवली लिसन करने की कोशिश करो कि कोई बच्चा कह रहा है तो अपनी बात पहचानने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं एक एक्टिव लिसनर ना होता तो हर एक बच्चे की बात सुनकर आपसे डिस्कस ना कर रहा होता, मुझे भी क्या पड़ी है, 3 दिन सेशन किया, चलो आसाम से हरियाणा में पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। बट नो, अगर हमने ड्यूटी ज्वाइन किया है तो बी एन एक्टिव लिसनर, क्योंकि आपके अलावा यहाँ सुनने वाला उनका कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है उनके पास। एम्पैथी, हर बच्चे के लिए एम्पैथी रखो। जैसे अपने बच्चे को तुम ट्रीट करते हो घर पर, वैसे ही यहाँ के हर हॉस्टलर बच्चे को भी ट्रीट करने की कोशिश करो। नॉन जजमेंटल, कोई जजमेंट नहीं आपने करनी है किसी बच्चे के बारे में, ये तो ऐसा है, ऐसी है, ऐसी रहने दो इसको। पेशेंस, अपनी पेशेंस कभी मत खो। सुनो, अगर हम इम्पेशेंट हो जाएं, अगर आप लोग हमारे पेशेंट बन के एक डॉक्टर के पास आए और मैं इम्पेशेंट हो जाऊं, क्या लेना है यार मुझे इससे, छोड़ना है, बोले जा रही है बोले जा रही है। हम लोग तो डील ही ऐसे पेशेंट से करते हैं। अगर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट वाले अपनी पेशेंस छोड़ दें तो फिर तो पूरा समाज पागल हो जाएगा। तो अगर एक टीचर ही अपनी जिम्मेवारी ग्रास रूट लेवल पर पेशेंट होकर बच्चे की बात सुन लेगा तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं ग्रास रूट पर ही सॉल्व हो जाएंगी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो फील्ड में, नेगेटिव सिचुएशंस हमारे सामने भी आती हैं, आप भी समझा सकते हैं एक बच्चे को, लेकिन आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी ही करनी होगी। जब समाज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर सकता है तो हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं कर सकते। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। और सबसे लास्ट जो आपको समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, अगर फैमिली का कोई स्ट्रेस है, दूर रहते हो घर से उसका कोई स्ट्रेस है, एजुकेशन का कोई स्ट्रेस है, फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस है, जॉब का कोई स्ट्रेस है कि मुझे जॉब ही नहीं करनी, मैं धक्के से कर रही हूँ, कि फैमिली का है, फाइनेंशियल है, तो एक बात आप ध्यान में रखना, जब स्पीकर के अंदर स्ट्रेस होता है तो लिसनर के अंदर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अगर एक टीचर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रेस में है और वो बच्चों को लेक्चर दे रहा है, तो एक रिसर्च में पता लगा कि उन बच्चों के सलाइवा के अंदर भी कॉर्टिसोल हार्मोन मिला। दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस भी क्लासरूम से और इस रेजिडेंशियल स्कूल से बाहर रख के आओ, ताकि आप लोगों का स्ट्रेस बच्चों के ऊपर ट्रांसफर ना हो। बच्चा हेल्दी है लेकिन आपकी बातें सुन सुनकर या आपसे पढ़ पढ़ के वो स्ट्रेस में आ गया है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और मैं आशा करता हूँ कि हर बच्चा, जेएनवी का हर बच्चा ना केवल फिजिकली हेल्दी होगा, मेंटली हेल्दी होगा, और वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होगा तभी वो एजुकेशन ले पाएगा, क्योंकि सर्वाइवल एग्जिस्टेंस ही हमारा सबसे बड़ा गोल है। एजुकेशन एंड
बीइंग सोशल हमारा सेकेंडरी गोल है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।